हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों अभी मैं अपने कंपनी में हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम जो मशीनें हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीनें हैं और जो कि दोस्तों प्लास्टिक का पार्ट बनाती है बाइक का। तो यहाँ पे जो मशीनें हैं, इस मशीन का एज ए ऑपरेटर क्या क्या काम करता है और उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैं मशीन ऑपरेटर को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एज ए ऑपरेटर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, उसका सैलरी वगैरह क्या रहता है, क्या क्वालिफिकेशन रहता है, आपका इंक्रीमेंट वगैरह कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे देखा आपने कि अभी मोल्ड खुला था, उसके बाद डोर अभी बंद किया ऑपरेटर ने। तो इस तरह का काम होता है कि आपको डोर खोल के पार्ट को निकालना होता है। अगर वो मैनुअली चल रहा है, अगर वो ऑटो में चलता है तो वो क्या होता है कि रोबोट अपने आप पार्ट निकालता है या फिर नीचे से पार्ट गिरता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जो बाइक वगैरह का आप हैंडल पकड़ते होंगे वो पार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल पे पार्ट रखा हुआ है और इसका ऑपरेटर क्या करता है, जो गेट वगैरह होता है, रनर वगैरह होता है, उसको तोड़ता है और तोड़ करके फिनिश करके पार्ट को जहाँ पे उसको रखना होता है वो ओके पार्ट में रखता है। रिएक्शन वगैरह होता है तो साइड में रखता है। जैसे कि कोर आउट हुआ, पार्ट निकाला, फिर उसको वो चेक करेगा कि पार्ट ओके हुआ कि नहीं। तो अगर ओके होगा तो फिर से वही प्रक्रिया हर पार्ट में उसको करना होता है। तो एज ए ऑपरेटर दोस्तों उसका यही काम होता है कि बस मोल्ड से पार्ट निकालना, उसको चेक करना, उसको रखना। अगर मेटल वगैरह का पार्ट होता है तो वो वर्नियर वगैरह से, माइक्रोमीटर वगैरह से चेक करता है। ये नॉर्मली काम होता है हर ऑपरेटर का। इसके अलावा मशीन को हर कंडीशन को ऑब्जर्व करना, मशीन का मतलब टेम्परेचर वगैरह जो सेट करते हैं उसका क्या होता है, वो टेम्परेचर बराबर आ रहा है कि नहीं हर मशीन का। अभी मैं दूसरे ऑपरेटर के पास आया हूँ तो इसी तरह से हर पार्ट को हर जगह पे, जैसे कि किसी में कैविटी वगैरह रहता है, होल वगैरह रहता है पार्ट में, किस पार्ट पे किस जगह पे होल आना है तो आया कि नहीं, उसके मार्क करना होता है। और किस शिप में पार्ट वगैरह बना उसका वहाँ पे वो डेट वगैरह भी डालना होता है। और ये सब करने के बाद पार्ट को अच्छे तरह से देखने के बाद, डेट डालने के बाद, मार्क करने के बाद उसको पॉलीथीन वगैरह में रखता है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जहाँ पे प्लास्टिक का पार्ट बन के निकलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मोल्ड खुल गया, अब डोर खोलेगा ऑपरेटर और यहाँ से पार्ट निकालेगा और फिर उसको वही प्रक्रिया करेगा। तो आपको यही करना होता है और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ये पीएलसी का होना चाहिए। एचएमआई जो है इसको समझना पड़ेगा कि कौन सा बटन मैनुअल का है, कौन सा सेटिंग का है। ये सब चीज़ आपको नॉर्मली आना ही चाहिए। ये नहीं कि मतलब बस पार्ट निकाल दिए हो गया, नहीं। आपको ये पता करना है कि पार्ट में रिजेक्शन आया तो भले मतलब रिजेक्शन आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब रिजेक्शन आया, कौन सा रिजेक्शन आया आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप बता सकें। इसके अलावा आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सुबह आने के बाद इस सीट को आपको चेक करना होता है। ये जेएस सीट है जहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिया होता है, जैसे कि हाइड्रो मोटर लीकेज वगैरह नहीं है, ऑयल लीकेज तो नहीं है, वाटर लीकेज तो नहीं है, या फिर किसी भी जोन का टेम्परेचर वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे लिखा रहता है। और जो पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे 1.1, 1.2, 1.3 रहता है, इसको हर जगह पे रहता है। मशीन को आप जब ऑब्जर्व करोगे, मशीन को सुबह आने के बाद देख रहे हो यहाँ 1.11D लिखा हुआ है, तो मतलब 1.11D में क्या है देख रहे हो, यहाँ पे है हाइड्रो मोटर। तो आपको हाइड्रोमीटर के पास जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑयल लीकेज तो नहीं है। मतलब सुबह आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे जो ये पाइप लगा हुआ है और ये जो बोल्ट है, नट है, यहाँ से लीकेज वगैरह चेक करना पड़ता है। मतलब सुबह आने के बाद आपको हर कंडीशन में मशीन स्टार्ट करने से पहले मशीन के चारों ओर घूमना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मशीन में किसी तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं। ये नहीं कि रात वाला बंदा कोई भी तरह का प्रॉब्लम छोड़ के गया, आप भी वैसे छोड़ के चला रहे हो, पता चला आप 2-3 घंटा तक पार्ट का रिजेक्शन ही निकाल दिए। इस तरह से आपको पार्ट सही होकर निकालना होता है और आपको हर अच्छे जगह पर रखना होता है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये बजाज का पार्ट है। बजाज में भी आपका जो स्कूटी है उसका हैंडल है, हैंडल उसको ग्रिप बोलते हैं यहाँ कंपनी की भाषा में, और बालों की आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये बन रहा है। तो आपको पार्ट निकालने के अलावा आपको मशीन को मतलब मैनुअली तरीके से आपको जानना ज़रूरी होता है कि मशीन कैसे ऑपरेट होता है। जब आप कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो आपको मशीन के बारे में नॉर्मली पूछा ही जाएगा, जैसे कि आपके मशीन में जो पार्ट चलता था, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता था और कौन कौन सा पार्ट होता था। जैसे कि एक कंपनी के अंदर कम से कम 50 और 100 प्रकार के पार्ट बनते हैं, तो आपको पार्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, मोल्ड का नाम आपको पता होना चाहिए और मटेरियल का नॉलेज आपके पास रहना ही चाहिए। कौन से मटेरियल से कौन सा पार्ट बनाया जाता है, जैसे कि पीवीसी है, यूपीवीसी है, नायलॉन है, नायलॉन का अलग अलग ग्रेड होता है। ये सब
सब आपको पता होना चाहिए अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को ऑपरेट करना चाहते हो। और पार्ट बनने के बाद वहाँ पे लिखा हुआ है किस पार्ट को कहाँ पे रखना है। तो आपको मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो सेटिंग वगैरह करते हैं सेटिंग वगैरह का होना चाहिए, जैसे कि किस जोन का किस टेम्परेचर वगैरह होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब जो भी मशीन आप चलाते हो दोस्तों, उसका नॉर्मली कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस एक ऑपरेटर के पास होना ही चाहिए। ये नहीं कि 2-3 महीना काम किए आप ऑपरेटर बन गए, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 1 साल का मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप किसी दूसरी जगह पे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जा सकते हो। और ये जो ऑपरेटर का जॉब होता है दोस्तों, आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि आप 10th पास हो 12th पास हो तो आपको आराम से एज ए ऑपरेटर के तौर पे जॉब कहीं पे मिल सकता है। और एक ऑपरेटर की जो नॉर्मली सैलरी होता है दोस्तों, आपको 12 से 15 हज़ार के बीच देखने को मिलेगा। और जैसे कि जो ITI करते हैं या फिर डिप्लोमा वगैरह करते हैं, बीटेक करते हैं, वो अगर आपको एज ए ऑपरेटर में शुरू में रख भी रहा है तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। आपको मतलब कम से कम 6 महीना से 1 साल के बाद दोस्तों आपका वहाँ पे इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे मैंने टेक्निकल कैंडिडेट है जिन्होंने डिप्लोमा किया बीटेक किया है, वो 1 साल से 1.5 साल के अंदर वहाँ पे ऑपरेटर करते करते मतलब सुपरवाइजर वगैरह तक के पोस्ट पा लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जितना आपके पास टेक्निकल डिग्री रहेगा उतना चीज़ों को आप जल्दी समझ पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ को समझना पड़ता है। जैसे मशीन को तो आपको समझोगे ही, साथ में आपको जो इसका HMI वगैरह होता है मटेरियल, जैसे कि 10th पास है 12th पास बंदा है, वो कितना समझेगा, ज़्यादा समझ ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ पार्ट निकाला, चेक किया, डाल दिया, इतना ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही वो नहीं कर पाता है। जो 10th पास होते हैं, जो 12th पास होते हैं, उनको टाइम बहुत लग जाता है उसको ग्रोथ होने में। लेकिन जो टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं ITI डिप्लोमा फिर बीटेक वगैरह होते हैं, वो चीज़ों को जल्दी जल्दी समझते हैं। उनको ऑपरेटर का जो जॉब होता है उसको बहुत ही कम दिन तक करना पड़ता है। वो 1 साल कर लिया तो समझ जाओ वो बहुत कर लिया, तो वो धीरे धीरे वो मैनेजमेंट लेवल का भी देखने लगता है। तो इसीलिए जो टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं उनको सुपरवाइजर का जॉब वहाँ पे जल्दी देखने को मिल जाता है। हाँ, शुरुआती में आपको आपके बारे में नहीं पता होता है वहाँ के लोगों को, तो आपको वहाँ पे हेल्पर के तौर पे या फिर आपको ऑपरेटर के तौर पर वहाँ पे आपको काम मिल सकता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कम से कम आप वहाँ पे 1 साल काम कीजिए। उसके बाद अगर आपका वहाँ पे ग्रोथ हुआ तो सही है, अगर ग्रोथ नहीं हुआ, मतलब ग्रोथ होने का मतलब है आपको पोस्ट नहीं मिला या फिर आपका इंक्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो आप किसी दूसरे कंपनी में आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के बाद वहाँ पर आपको कम से कम दोस्तों आपका वहाँ पर असिस्टेंट के रूप में, असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पर आपको जरूर रखेगा। अगर आपका ITI फिर डिप्लोमा वगैरह हुआ होगा, खास करके मान लो मैंने बताया, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये एक एग्जांपल दिया। अभी आप ये जो मशीन है ये इंजेक्शन मोल्डिंग का मशीन है, तो इसमें आपको कब CPET वगैरह कम से कम होना ही चाहिए आपको ग्रोथ करने के लिए। 6 मंथ का भी CPET होता है। मैंने CPET पे एक वीडियो बनाया था दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो CPET वगैरह का आपके पास कोर्स होना चाहिए 6 मंथ का या फिर 1 साल का। डिप्लोमा भी होता है CPET वगैरह में। अगर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आप काम करना चाहते हो, इस लाइन में रहना चाहते हो, नहीं तो आप CNC VMC वगैरह मशीन चलाना चाहते हो, वो दूसरा मशीन होता है जहाँ पे मेटल का पार्ट बनता है, वहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ITI फिटर वगैरह से या डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए, ताकि आप प्रोडक्शन वगैरह में वहाँ पे आराम से सुपरवाइजर वगैरह का पोस्ट पा सकते हो। तो उसमें भी बहुत सी सीखने को मिलता है। कोई भी मशीन हो, कहीं पे भी हो, हर जगह दोस्तों आपको सीखने को मिलता है। बस ये डिपेंड करता है कि आप कितना मन लगा के वहाँ पे काम कर रहे हो। और मशीन कोई मशीन होता है, ड्रिलिंग मशीन होता है, बोरिंग मशीन होता है, जहाँ पे कम सीखने को मिलता है। बस बटन दाबे, पार्ट आ गया, बस। वहाँ पे नहीं दोस्तों, जहाँ पे एक कोई मतलब स्टैंडर्ड वर्क होता हो और मतलब अच्छा पार्ट, मतलब अच्छा काम होता हो, जहाँ पे जिसका जो वेंडर वगैरह होता है बड़ी बड़ी कंपनी होता हो, और आपका जो कस्टमर होता है वो भी बड़ी बड़ी कंपनी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा वैल्यू होता है। वो जो हमारा पार्ट लेता है वो ज़्यादा दाम में, ज़्यादा कॉस्ट में हमारा पार्ट बिकता है। तो उस कंपनी का मतलब प्रोडक्शन वगैरह अच्छा होता है और उस कंपनी का वैल्यू वगैरह ज़्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब है आप उस कंपनी में जाओ जहाँ पे उसका वैल्यू हो। जैसे कि इस कंपनी का जो ज़्यादा पार्ट जो है वो बजाज को जाता है, तो बजाज एक ब्रांड है, उसका मार्केट वैल्यू बना हुआ है, तो उस कंपनी को आप पकड़ना होता है। ये नहीं कि हम किसी के अंदर में काम कर रहे हैं। जैसे कि हम बजाज के अंदर वाले कंपनी में, मान लो हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं और हम जो बेच रहे हैं बजाज को नहीं बेच के थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, तो फिर वो थर्ड पार्टी वाला बजाज को देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि बस हमारा वैल्यू वहाँ पे कम होता है। तो जो एज ऑपरेटर को ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये सोचो कि आप कैसे अपना लेवल से नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करो। जैसे अभी आप ऑपरेटर पे हो, आप कब सुपरवाइजर बनो, आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इस चीज़ को समझो। अब वेंडर वगैरह क्या है, हमारा कस्टमर क्या है, उतना चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होता है। बस आप पार्ट पे फोकस करो। कोई प्रॉब्लम आया कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी उसमें डिफेक्ट आया, उस डिफेक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बात पे हमें ध्यान देना होता है। बस आपको ये देखना है कि हमारा पार्ट ओके होना चाहिए किसी भी तरह, चाहे मशीन का प्रॉब्लम हो, मोल्ड का प्रॉब्लम हो, या फिर हम उसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं काम करने में, इस सब चीज़ों को देखना होता है।
तो एज ए ऑपरेटर के तौर पे ये वीडियो था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिला कुछ ना कुछ। तो फिर मिलते हैं किसी उसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।